फर्नांडो अराउजो एक आर्टिस्ट और जुडो इंस्ट्रक्टर के रूप में सादा जीवन जी रहा होता है। हालांकि वह अपने काम से संतुष्ट नहीं होता है और सोचता है कि उसके लाइफ में अभी भी कुछ कमी तो जरूर है। अब एक रात घर वापस जाते समय वह सिगरेट पीने के लिए रुकता है क्योंकि बाहर भारी बारिश हो रही थी। फर्नांडो सिगरेट को पीने के बाद उसे पानी में फेंक देता है, जो धीरे धीरे बहती हुई उससे दूर चली जाती है और बैंक ऑन ऑफ रियो के पास एक सीवर में गिर जाती है। यह देख उसके दिमाग के बत्ती जलती है और वह सीवर में उतर जाता है। अब अंदर उसका दिमाग और तगड़ा चलता है। अगले दिन फर्नांडो अपने सिविल इंजीनियर दोस्त सेबेस्टियन से मिलने जाता है और अपना बैंक लूटने का विचार उसे भी बताता है। अब यह सुनकर वह भी तैयार हो जाता है, क्योंकि पैसों के मामले में उसकी भी जिंदगी झंड ही होती है। लेकिन उसका मानना होता है कि इस प्लान के लिए कारों, उपकरणों और बहुत सारे रोकड़े की जरूरत होगी। इसलिए फर्नांडो कहता है कि यह सब तेरे भाई की टेंशन है और वह एक फंडर की तलाश शुरू कर देता है। इसके बाद वह डेबोजा नाम के अपने दूसरे दोस्त से मिलता है। दुर्भाग्य से उसका भी हाथ खाली ही होता है। फिर भी वह फर्नांडो को अपने महाचोर दोस्त मारियो के पास जाने के लिए कहता है। अब शीन में मारियो को दिखाया जाता है, जो रात में एक ऑफिस में घुस जाता है और सुरक्षित तरीके से पैसे चुरा लेता है। वह अपने इस पूरी कलाकारी के दौरान थोड़ा भी चिंतित नहीं दिखता है, मानो जैसे ये सब चोरी उसके बाएं हाथ के छोटी उंगली का खेल हो। अब अगले दिन फर्नांडो एक कैफे में मारियो से मिलता है और अपना आइडिया उसे बताता है। महाचोर को शुरू में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन फर्नांडो ने उसे यह कहकर मना लिया कि अगर वे इस डकैती को अंजाम देते हैं तो उसके कई पुष्ट को चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर फर्नांडो उसे उसी जगह पर ले जाता है और बैंक के ठीक बाहर मैनहोल के अंदर एक मापने वाला टेप नीचे कर देता है और वह टेप का निचला भाग ढूंढने के लिए सीवर में मारियो को पहले ही भेज दिया होता है। कुछ कैलकुलेशन के बाद फर्नांडो मजाक में बताता है कि वे करोड़पति बनने से केवल 18 मीटर दूर हैं। अब अगले शीन में फर्नांडो, मारियो और डेबोजा डकैती पर आगे के प्लान के लिए इकट्ठा होते हैं। वे बैंक में एक सुरंग खोदने का योजना बना रहे होते हैं, लेकिन अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सभी कमरों में मोशन सेंसर लगे हुए होते हैं। हालांकि फर्नांडो का कहना होता है कि ये सेंसर मोशन ट्रैक नहीं करता है, बल्कि वे केवल तापमान में चेंज की पहचान कर पाते हैं। इसलिए वे स्लीपिंग बैग से एक सूट बनाते हैं जो उनके शरीर के तापमान को छिपा सके। अब एकमात्र समस्या होती है कि वह नहीं जानते कि बैंक की तिजोरी कैसे खोली जाती है। इसलिए अगले दिन ग्रुप और अधिक जांच करने का डिसीजन लेता है। फर्नांडो सेबेस्टियन के साथ अंदर जाने से पहले इमारत के पीछे स्थित बैंक के पार्किंग लॉट की तस्वीरें लेता है, जबकि सेबेस्टियन खाता खोलने का नाटक करता है। फर्नांडो फॉयर की तस्वीरें लेता है। दुर्भाग्य से वह जल्द ही पकड़ लिया जाता है और सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। फर्नांडो जल्दी ही वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सुरक्षा कर्मी उसे पकड़ लेते हैं और पूछताछ के लिए बेसमेंट में ले जाते हैं। अब हैरानी की बात यह होती है कि यह सब उनके प्लान का हिस्सा था। फर्नांडो इस अवसर का उपयोग सेफ डिपॉजिट बॉक्स रूम का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए करता है। इस बीच सुरक्षा कर्मी कैमरे सहित उसके सभी सामानों की जांच करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता है। वे उसे जाने देते हैं। तब पता चलता है कि फर्नांडो कैमरे का मेमोरी कार्ड पहले ही निकाल लिया था। अब बाद में फर्नांडो और सेबेस्टियन फोटो और उनकी याद का यूज करके बैंक का एक खांचा बनाते हैं। अब फर्नांडो छोटे से कमरे से बैंक में घुसने का प्लान बनाता है। इसके बाद वे साइकिल टायर की घूमने की गणना करके मैनहोल और बैंक के बीच की दूरी को नापते हैं। अगले दिन फर्नांडो ज्योमेट्री का यूज करके उस एंगल की कैलकुलेशन करता है जिस पर उन्हें बैंक तक पहुंचने के लिए सुरंग खोदनी होगी। अब उन्हें यह भी पता चलता है कि ग्रुप जो पैसा चुराने जा रहा होता है उसका बीमा किया गया है, इसलिए बैंक के अलावा किसी को भी उनकी वजह से नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। उस रात बाद में फर्नांडो और दूसरे लोग सीवर में जाते हैं और सुरंग खोदना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए अगले दिन वे अल्बर्टो नाम के एक दूसरे आदमी को काम पर रखते हैं जो गेटअवे कार की देखभाल करने के लिए तैयार होता है। फर्नांडो और ग्रुप को अभी भी 400 लॉकर खोलने का कोई तरीका नहीं मिला होता है। वे शुरू में ब्लो टॉर्च का यूज करने के लिए सोचते हैं, लेकिन इसमें उन्हें हर एक बॉक्स को खोलने में 1.5 मिनट और कुल मिलाकर 7 घंटे लगेंगे। इसलिए फर्नांडो एक लॉकर किराए पर लेने और बैंक की किसी दूसरे शाखा से इसका बारीकी से जांच करने का सुझाव देता है। अब अगले दिन मारियो उसी बैंक की दूसरी शाखा में जाता है और एक सेफ सिक्योरिटी बॉक्स किराए पर लेता है और खोलते समय वह ताले को ध्यान से देखता है। इसके बाद मारियो और उसका साथी एक गेटअवे वैन चुरा लेते हैं और अल्बर्टो के घर के बाहर उसका इंतजार करते हैं। तभी कुछ ही समय बाद पुलिस वहां आ पहुंचती है। अब दोनों यह सोचकर घबरा जाते हैं कि वे पकड़े जाने वाले हैं, लेकिन सौभाग्य से अल्बर्टो और उसकी वाइफ आते हैं और पुलिस को बताते हैं कि वे इसके दोस्त हैं। इधर ग्रुप सुरंग खोदना जारी रखता है और तभी एक दिन वे एक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं जिससे उनकी ड्रिल मशीन टूट जाती है। फर्नांडो इस घटना को दरकिनार कर देता है और एक नई ड्रिल खरीदने को सोचता है, लेकिन इससे
मारियो गुस्सा हो जाता है क्योंकि पहले ही इस डकैती में उसकी जेब ढीली हो चुकी होती है। अब उस रात के बाद फर्नांडो अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है और वे एक साथ सितारों को देखते हैं। वे इस बारे में बात करते हैं कि वे तारों के अतीत को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं और हम यहाँ सोचते हैं कि वे अभी भी होंगे, लेकिन वे कभी का खत्म हो गए होते हैं। इससे अचानक फर्नांडो को एक विचार आता है और वह तुरंत मारियो के घर चला जाता है। अब फर्नांडो उसे बताता है कि उसे इस प्रॉब्लम का समाधान मिल गया है। उसका कहना होता है कि बैंक खुले और बंद दोनों समय अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है, लेकिन दोनों टाइम जुगाड़ अलग अलग हैं। जैसे नकदी चोरी को रोकने के लिए बैंक के पास अच्छे सुरक्षा उपाय हैं और सुरंग डकैती से बचने के लिए अच्छे प्रोटोकॉल हैं। हालांकि उनके पास उन दोनों को एक ही समय में होने से रोकने का कोई उपाय नहीं होता है। अब फर्नांडो वर्किंग आवर के दौरान बैंक में सामने से घुसने का प्लान बनाता है, क्योंकि जब सिक्योरिटी वॉल्ट खुला होता है तो अलार्म और मोशन सेंसर ऑफ होता है। इससे पुलिस को यह भी लगेगा कि वे छोटे मोटे चोर हैं जो छोटी मोटी नकदी की तलाश में हैं। फर्नांडो हर किसी को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि वे सामने के दरवाजे से निकलने का प्लान बना रहे हैं, ताकि पुलिस को सुरंग से भागने का संदेह भी न हो। यह सब सुनकर मारियो खुश हो जाता है और उसे यह आइडिया बेहद पसंद आता है। अब अगले शीन में डकैती का दिन दिखाया जाता है। हर कोई अपनी उंगलियों के निशान छिपाने के लिए उन पर गोंद लगाता है। अब सेबेस्टियन सीवर के अंदर जाता है और वह अपना काम करने के लिए अंदर चला जाता है, जबकि फर्नांडो और अन्य लोग अपना मास्क पहनकर बैंक में एंटर करते हैं। कुछ ही समय बाद मारियो और डेबोजा पहली मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जबकि फर्नांडो और अल्बर्टो ग्राउंड फ्लोर पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। साथ ही वे अपने हथियार निकाल लेते हैं और सभी को जमीन पर लेटने को मजबूर कर देते हैं। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी कमरे से ये सब देख लेता है और तुरंत पुलिस को सूचित कर देता है। तब पता चला कि फर्नांडो अपने वॉकी टॉकी से उसका कम्युनिकेशन सुन रहा था। मारियो कैशियर से पैसों को एक बैग में भरने के लिए कहता है, जबकि अल्बर्टो पार्किंग गेट पर ताला लगाने जाता है। अब आखिर में पुलिस बाहर पहुंच आती है और यह देखकर फर्नांडो एक बंदे को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। फिर वह पुलिस को धमकी देता है कि अगर वे बैंक में घुसने की कोशिश करेंगे तो वह उस आदमी को मार डालेगा। इसके बाद फर्नांडो वापस अंदर आता है और अपने साथियों को सूचित करता है कि पहला स्टेप पूरा हो चुका है। जैसे ही मारियो यह सुनता है, वह एक महिला को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है और सीसीटीवी कमरे में सिक्योरिटी गार्ड को सरेंडर होने के लिए कहता है। अब मारियो उसका मोबाइल और मैगजीन छीन कर उसे बाहर कर देता है। इसके बाद ग्रुप बैंक के सभी कैमरों को डीएक्टिवेट कर देता है। अब फर्नांडो छोटे कमरे में जाता है। दूसरी ओर से सेबेस्टियन दीवार तोड़ता है और सुरंग के माध्यम से बैंक में एंटर करता है। फिर दोनों अपनी कार से कुछ उपकरण लाकर तिजोरी की ओर जाते हैं और मशीन को असेंबल करना शुरू करते हैं। अब फ्लैशबैक से पता चलता है कि सेबेस्टियन ने एक ऐसी बिजली मशीन बनाई थी जो 7 सेकंड के भीतर ताला तोड़ सकती है। इसके बाद जैसे ही सेबेस्टियन और फर्नांडो सभी लॉकरों को तोड़ना शुरू करते हैं तो हर कोई अपनी घड़ियों पर टाइमर सेट कर लेता है। इस बीच पुलिस, मीडिया और बंधकों के परिजन बैंक के बाहर जमा हो गए होते हैं और पुलिस कप्तान भी छोड़े गए सुरक्षा गार्ड से बात करता है और अंदर की स्थिति के बारे में जायजा लेता है। अब जैसे ही फर्नांडो और सेबेस्टियन लॉकर तोड़ना जारी रखते हैं, अचानक उन्हें छत पर पुलिस के चढ़ने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद मारियो को गार्ड के फोन पर कैप्टन का कॉल आता है, जो उसने पहले गार्ड से छीन लिया था। अब फ्लैशबैक से पता चलता है कि फर्नांडो ने भी इस हालत के लिए पहले से तैयारी की होती है, इसलिए उन्होंने मारियो को बातचीत की दाव पेच का पहले ही अभ्यास कराया होता है। खैर, इस टाइम मारियो कैप्टन से बात करता है और उसे बंधकों को मारने की धमकी देते हुए छत से सभी पुलिस को हटाने के लिए कहता है। अब मजबूरी में कप्तान मान तो जाता है, लेकिन वह गुप्त रूप से बगल के इमारत पर 2 स्नाइपर भेज देता है। फिर वह मारियो से उनकी डिमांड के बारे में पूछता है और मारियो उसे बताता है कि वह डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से बात करना चाहता है। अब कैप्टन उसकी मांग पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है और उससे 1 घंटे का समय मांगता है। इस बीच फर्नांडो और सेबेस्टियन पहले ही कई लॉकर खोल दिए होते हैं, जिससे ढेर सारी नकदी, सोना और अन्य कीमती आभूषण बरामद होते हैं। और इधर बाहर पुलिस स्थिति का आकलन करती है। उन्हें पता चलता है कि बैंक में एंट्री के लिए केवल 2 रास्ते हैं, एक मेन गेट से और दूसरा है पार्किंग लॉट से। हालांकि उन्हें बंधकों के जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। फिर भी वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह महज डकैती का प्रयास है। थोड़ी देर बाद कैप्टन फिर से मारियो को फोन करता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। अब उसका कहना होता है कि चोरों ने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसीलिए वे हल्की सजा लेकर बच जाएंगे। कैप्टन उसे एक वकील ढूंढने की भी पेशकश करता है। इसके जवाब में मारियो का कहना होता है कि वह इस बारे में अपने साथियों से चर्चा करेगा। इस दौरान फर्नांडो और सेबेस्टियन और अधिक लॉकर तोड़ते हैं, जबकि पुलिस असहाय होकर बाहर इंतजार करती है। तभी एक बूढ़ी बंधक का फोन बजने लगता है और उन्हें पता चलता है कि आज उसका हैप्पी वाला
वाला बर्थडे है। इसके बाद मारियो उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है, जबकि डेबोजा दूसरे बंधक से चॉकलेट लेता है और उसे दे देता है। अब स्नाइपर्स उन्हें महिला का जन्मदिन मनाते हुए देखते हैं और जानकारी कैप्टन को देते हैं, जिससे वह आश्चर्यचकित हो जाता है। इस बीच मारियो महिला को जन्मदिन के उपहार के रूप में आजाद कर देता है। फिर वह एक खिड़की के सामने झुक जाता है और कैप्टन को बताता है कि उसने 15 साल जेल में बिताए हैं और वह केवल तभी आत्मसमर्पण करेगा जब डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी उसे आश्वासन देगा कि उसे हल्की सजा मिले। यह सुनकर कप्तान स्नाइपर को रुकने का आदेश देता है और मारियो खिड़की से दूर हो जाता है। अब पता चलता है कि वह वास्तव में चेक कर रहा था कि क्या पुलिस उसे गोली मारेगी या नहीं। अब जल्द ही डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी आता है और मारियो से बात करता है। हैरानी की बात यह होती है कि पता नहीं क्यों मारियो उसे गालियां देना शुरू कर देता है और उससे बात करने से इनकार कर देता है। इसके बाद मारियो अपने वकील से बात करने की मांग करता है। हालांकि जब कैप्टन वकील का नंबर मांगता है तो मारियो उसे एक बंधक का फोन नंबर देता है। फिर वह अपनी आवाज बदलता है और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से अपने नकली वकील के रूप में बात करता है। इस तरह वह अपने चोर दोस्तों को कुछ और समय हाथ सफाई के लिए दे देता है। इसके बाद मारियो सभी बंधकों को पहली मंजिल पर इकट्ठा कर देता है, जबकि फर्नांडो और अन्य लोग आखिर में सुरंग के माध्यम से अपनी लूटी हुई सामान को ले जाना शुरू कर देते हैं। फिर मारियो अपना मोबाइल फोन बंद कर देता है। इससे कैप्टन को संदेह हो जाता है कि ये तो शायद हम सबको उल्लू बना रहा है। तभी उसकी नजर मैनहोल पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि चोरों ने भागने का दूसरा रास्ता शायद ढूंढ लिया है। इस बीच नावों पर लूट का माल लादने के बाद फर्नांडो पुलिस के लिए सभी हथियार तिजोरी में छोड़ देता है। अब फ्लैशबैक से पता चलता है कि सभी हथियार वास्तव में बच्चों के खिलौने थे, क्योंकि फर्नांडो किसी भी नागरिक को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। अब आखिर में मारियो बंधकों को पहली मंजिल पर छोड़ देता है और फर्नांडो से छोटे कमरे में मिलता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, सभी डरे हुए बंधक अपना फोन उठाते हैं और अपने रिश्तेदारों को बाहर बुला लेते हैं। तभी कैप्टन भी एक सेना को सीवर में भेजता है, जबकि एक दूसरा सामने से बैंक में धावा बोल देता है। अब फर्नांडो और मारियो तुरंत सुरंग के सभी सबूत मिटा देते हैं और अन्य लोगों के साथ नाव में शामिल हो जाते हैं। अब फिर एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि फर्नांडो को भी सीवर के बारे में पुलिस की खोज का पहले से अनुमान था, इसलिए उन्होंने वाटर लेवल बढ़ाने के लिए पहले से ही एक बांध बना लिया था, जो उन्हें मोटर बोट पर विपरीत दिशा में चल देते हैं। इधर कैप्टन छोटे कमरे में पहुंचता है और आखिर में सुरंग के पास पहुंचता है, जहां एक सुरंग के मुंह पर बम लगा होता है। हालांकि उसे जल्द ही पता चल गया कि हथियारों के साथ साथ यह बम भी नकली है। अब दुर्भाग्य से कप्तान के लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि चोर पहले ही भागने में सफल हो चुके होते हैं। इस बीच फर्नांडो और ग्रुप अपने गेटअवे वाहन में घटना स्थल से भाग जाते हैं और अपने सभी गियर को नष्ट कर देते हैं। फिर वे अल्बर्टो के घर जाते हैं और लूट को आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। अब कई महीने बीत चुके होते हैं और ग्रुप अपने बेहतरीन जिंदगी का आनंद ले रहा होता है। हालांकि एक दिन अल्बर्टो की वाइफ उसे किसी और लड़की के साथ पकड़ लेती है। इससे वह इतनी गुस्सा हो जाती है कि वह पुलिस में उसकी शिकायत कर देती है और पुलिस को बता देती है कि बैंक डकैती में इसका भी हाथ था। इसलिए एक एक करके सभी चोर गिरफ्तार हो जाते हैं। फिल्म फिर 7 महीने तेजी से आगे बढ़ती है, जहां फर्नांडो को जेल से रिहा कर दिया गया होता है और मारियो अपनी लग्जरी कार में उसका स्वागत करता है। अब यहाँ पता चला कि फर्नांडो ने उस शीन के लिए भी तैयारी की थी जिसमें वे फंस जाते हैं। उन्होंने जानबूझकर सुझाव दिया था कि वे खिलौना हथियारों का उपयोग करें ताकि वे किसी को चोट न पहुंचाएं, जिससे उन्हें सजा कम होगी। अब फर्नांडो और दूसरे लोगों को भी अपनी लूट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखने को मिलता है, क्योंकि बैंक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस में रखे गए धन और वस्तुओं का रिकॉर्ड नहीं रखता है। बैंक का अनुमान है कि लॉकर में $25 मिलियन की नकदी और गहने रखे हुए थे, लेकिन पुलिस को केवल $1.17 मिलियन और 8 किलोग्राम गहने ही मिले थे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और फिल्मी फियर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।